नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के उस मोड़ पर वापस चलते हैं जिसने देश की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की। ये एक ऐसे दांव की कहानी है जिसने एक लगभग डूब चुके देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी आबादी लगभग 1 अरब हो और वो दिवालिया होने की कगार पर हो। मतलब अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे खत्म होने वाले हों। 1991 में ये कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि ये भारत की हकीकत थी। जी हाँ, सिर्फ 14 दिन। 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम हो गया था कि उससे सिर्फ 2 हफ्तों के जरूरी सामान का बिल चुकाया जा सकता था। देश एक ऐसे आर्थिक भूचाल के मुहाने पर खड़ा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो चलिए समझते हैं कि देश इस हालत में पहुंचा कैसे। देखिए, ये कोई रातों रात आई मुसीबत नहीं थी। इसके पीछे दशकों से चली आ रही बंद अर्थव्यवस्था वाली नीतियां थीं, जो अब देश का बोझ नहीं उठा पा रही थीं। तो इस संकट की कई बड़ी वजह थीं। 80 के दशक में सरकार का खर्चा उसकी कमाई से कहीं ज्यादा हो गया था। अब इस घाटे को भरने के लिए अंधाधुंध कर्ज लिया गया। हम विदेशों से सामान तो खूब खरीद रहे थे, लेकिन दुनिया को बेच कुछ खास नहीं पा रहे थे। और इन सब के ऊपर आम आदमी के लिए जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही थीं। ऐसे मुश्किल हालात में भारत को मदद के लिए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ा। $7 अरब का कर्ज मिला तो सही, लेकिन ये मुफ्त में नहीं आया। इसके साथ बड़ी शर्तें जुड़ी थीं कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोलनी होगी, सरकारी कंट्रोल कम करना होगा और व्यापार पर लगी रुकावटें हटानी होंगी। और इसी संकट से जन्म हुआ एक नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। ये सिर्फ कुछ सुधार नहीं थे, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा बदलने वाला एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। इस नई पॉलिसी के 2 मुख्य हिस्से थे। पहला, शॉर्ट टर्म उपाय जो तुरंत राहत देने के लिए थे, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से भरना और महंगाई को काबू में लाना। और दूसरा, लॉन्ग टर्म सुधार जो अर्थव्यवस्था की नींव को लंबे समय के लिए मजबूत बनाने के लिए थे, ताकि ऐसी नौबत दोबारा न आए। और ये जो लॉन्ग टर्म सुधार थे ना, इन्हें 3 पिलर्स पर खड़ा किया गया, जिन्हें हम सब आज LPG के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं उदारीकरण की। इसका सीधा सा मतलब था नियमों और कानूनों के उस जाल को काटना जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा था। उस मशहूर लाइसेंस राज को खत्म करना, जहां एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए भी दर्जनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। उदारीकरण को 4 मेन सेक्टर्स में लागू किया गया। इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना खत्म कर दिया गया, जिससे नए बिजनेस लगाना आसान हो गया। फाइनेंस सेक्टर में RBI ने बैंकों को ज्यादा आज़ादी दी ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। टैक्स सिस्टम को आसान बनाया गया और व्यापार के लिए विदेशी बाजारों के दरवाजे खोल दिए गए। सुधार का दूसरा पिलर था निजीकरण। इसका मतलब था कि जो कंपनियां सरकार चला रही थीं, उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में दिया जाए। यह अक्सर विनिवेश के जरिए किया गया। मतलब सरकार ने अपनी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर सरकारी कंपनी को बेच दिया गया। कुछ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थीं, उन्हें नवरत्न का खास दर्जा दिया गया। इससे उन्हें काम करने की ज्यादा आज़ादी मिली ताकि वो दुनिया की बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकें। और तीसरा और सबसे बड़ा पिलर था वैश्वीकरण। ये भारत की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ने का प्रोसेस था। मकसद था एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, जहां पैसा, टेक्नोलॉजी और सामान आसानी से एक देश से दूसरे देश आ जा सकें। अच्छा, वैश्वीकरण का एक सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला नतीजा क्या निकला? वो था आउटसोर्सिंग का उदय। भारत देखते ही देखते दुनिया के लिए एक सर्विस हब बन गया। तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया में भारत ही आउटसोर्सिंग के लिए इतनी पसंदीदा जगह क्यों बना? क्योंकि यहाँ कम सैलरी पर अंग्रेजी बोलने वाले पढ़े लिखे नौजवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। साथ ही IT और इंटरनेट क्रांति ने दुनिया के किसी भी कोने से काम करना मुमकिन बना दिया था। कॉल सेंटर से लेकर अकाउंटिंग और यहाँ तक कि फिल्म एडिटिंग तक सब कुछ भारत में होने लगा। तो इन सुधारों के 3 दशक बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि इस सफर का हिसाब किताब क्या कहता है। भारत ने क्या पाया और इसकी क्या कीमत चुकाई।
आंकड़े तो कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट में जबरदस्त उछाल आया। 80 के दशक में जो ग्रोथ रेट औसतन 5.6% थी, वो 2021-22 तक बढ़कर 9.4% हो गई। और जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, इस ग्रोथ का इंजन बना हमारा सर्विसेज सेक्टर, जो 6.7% से बढ़कर 9.2% पर पहुंच गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई में तो मानो एक विस्फोट ही हो गया। ये चार्ट देखिए, 1990-91 में जहां भारत में सिर्फ $100 मिलियन का विदेशी निवेश आया था, वहीं 2017-18 तक ये आंकड़ा $30 अरब तक पहुंच गया। ये इस बात का सबूत था कि दुनिया अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा करने लगी थी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां जीडीपी रॉकेट की तरह बढ़ी, विदेशी निवेश आया और महंगाई पर लगाम लगी, वहीं दूसरी तरफ कई सवाल भी उठे। आलोचकों का कहना है कि ये जॉबलेस ग्रोथ थी, मतलब विकास तो हुआ पर उस हिसाब से नौकरियां नहीं बनी, खेती किसानी पिछड़ गई और विदेशों से आने वाले सस्ते सामान ने हमारे छोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी। इन सुधारों की एक मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी, जैसे आंध्र प्रदेश के सिरसला की ये दुखद घटना। वहां बिजली सुधारों के बाद बिजली के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसका सीधा असर पावरलूम उद्योग पर पड़ा और अपनी रोजी रोटी छिन जाने की वजह से 50 मजदूरों ने अपनी जान दे दी। कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। महादेव जैसे लाखों किसानों की कहानी इसका सबूत है। सब्सिडी कम हो गई, सरकारी मदद घट गई और विदेशों से आने वाले सस्ते तेल ने बाजार भर दिया। नतीजा, किसानों के लिए अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो गया और वो कर्ज के जाल में फंसते चले गए। इन कहानियों से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हुई, जो आज भी जारी है। क्या विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी के बढ़ते हुए आंकड़े हैं, या इसका असली मतलब समाज के हर इंसान का कल्याण है? कई अकादमिक स्टडीज का यही मानना है कि ये सुधार समाज में पहले से मौजूद अमीर-गरीब की खाई पर ही बनाए गए थे और इन सुधारों ने इस खाई को कम करने के बजाय और चौड़ा कर दिया। इसका फायदा ज्यादातर अमीर तबके को मिला, जबकि कृषि और छोटे उद्योग जैसे क्षेत्र, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, वो पीछे रह गए। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या 1991 के सुधार एक ऐसी लहर थे जिसने सबकी नाव को ऊपर उठाया, या ये एक ऐसी लहर थी जिसने अमीर और गरीब के दो किनारों के बीच की दूरी को और भी बढ़ा दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी अपने भविष्य के रास्ते में तलाश रहा है।